तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी के मदीना शहर में मिला सोने तांबे के भंडार का खजाना। पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बनेगा सऊदी अरब। पूरी दुनिया में सऊदी की हो रही है चर्चा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर वीएमसी ने दिया उद्धव सिंधे दोनों गुटों को झटका, किसी को नहीं दी परमिशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिल्किस बानो का रेप करने वाले एक आरोपी ने गबा इलियास को दी जान से मारने की धमकी। सीजीआई को इलियास ने लिखा पत्र, जान को बताया है अपनी खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले मौलाना, तो भड़के असुद्दीन ओवैसी, बोले ये एलिट मुसलमान है, इन्हें जमीन की हकीकत नहीं पता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पांचों राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा पैसा किया खर्च, कांग्रेस रही दूसरे नंबर पर। चुनाव आयोग ने पैसे के लेन देन का ब्यौरा किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार की कठपुतली है एनआईए और सीबीआई ईडी, हम संविधान के लिए लड़ेंगे, छापेमारी के बाद पीएफआई का आया बयान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में मिला सोने तांबे के भंडार का खजाना। पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बनेगा सऊदी अरब। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब दुनिया में 18वें स्थान पर है, जहां पर सबसे अधिक सोना पाया जाता है। इसके साथ ही अरब देशों में सबसे ऊपर है। हाल ही के समय में सऊदी अरब में सोने और तांबे के भंडार का खजाना मिला है, जिसके बाद पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश बनने की कगार में सऊदी अरब आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक मदीना में सऊदी अरब को सोने और तांबे के खजानों का भंडार मिला है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सोना और तांबा पाया गया है। इस नई खोज के बाद सऊदी अरब में खुशी का माहौल है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया का सबसे अमीर देश सऊदी अरब बन जाएगा। मैं आपको बता दें कि सऊदी अरब में जो सोने और तांबे की खजानों की खोज की गई है, उसकी कीमत लगभग 2 बिलियन सऊदी रियाल के आसपास आंकी जा रही है, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है और दुनिया का सबसे अमीर देश अब सऊदी अरब बन जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के मदीना शहर में सोने और तांबे का भंडार सऊदी को मिला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोहन भागवत के मौलानाओं से मिलने पर नाराज हुए असुद्दीन ओवैसी। जी दोस्तों आपको बता दें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली की एक मस्जिद में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। गुरुवार को हुई इस मुलाकात को लेकर एआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो नहीं थे उन लोगों में जो आरएसएस से जाकर मिले, पर हम पर शक क्यों किया जाता है? जो लोग मिलकर आए हैं उनसे पूछिए कि क्या बात कर आए हैं। आगे असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा पूरी दुनिया जानती है और आप उनसे मिलते हैं। ये जो मुस्लिम समुदाय में कथित एलिट तबका है, जो वो करता है वो सही नहीं करता है। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमको बदनाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग देश के मुसलमानों को लगातार परेशान करते हैं और ये मौलाना आरएसएस के लोगों से ही जाकर मिलते हैं। पता नहीं ये क्या बात आरएसएस से करना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिल्किस बानो का रेप करने वाले व्यक्तियों ने एक गवाह को दी जान से मारने की धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिल्किस बानो मामले में गवाह ने सीजीआई यूयू ललित को पत्र लिखकर कहा कि इस केस के एक दोषी व्यक्ति ने उन्हें धमकी दी है, जिसके कारण उनकी जान को खतरा है। ये पत्र तब लिखा गया है जब पिछले महीने ही 2002 के गुजरात दंगे के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी करार दिए गए 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिंहबाड़ गांव के निवासी और बिल्किस बानो मामले में गवाह इम्तियाज खांची ने सीजीआई को लिखे एक पत्र में कहा कि बीते 15 सितंबर को वो सिंहवाड़ गांव से देवगढ़ बरिया में अपने घर जा रहे थे। इस बीच दोषी राधे श्याम शाह ने उन्हें पीपल रेलवे बैरिकेड पर देख लिया और कथित तौर पर कहा कि मुझे आरोपी कहकर तुम्हें क्या मिला, अब मैं बाहर आ चुका हूँ। 19 सितंबर को लिखे पत्र में इलियास ने कहा कि शाह और उसके ड्राइवर उन पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि इस घटना के चलते उन्हें जान का खतरा है और वो दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई के रास्ते तलाश रहे हैं। खांची ने सीजीआई के अलावा गुजरात के गृह सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दाहोद जिला कलेक्टर और दाहोद पुलिस को भी पत्र लिखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर वीएमसी ने दिया उद्धव सिंधे दोनों गुटों को झटका, किसी को नहीं मिली परमिशन।
या दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई नगर पालिका ने शिंदे और उद्धव गुट दोनों को दशहरा को लेकर बड़ा झटका दिया है। बीएमसी ने कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए उद्धव और शिंदे दोनों गुटों को मुंबई के शिवाजी पार्क में 5 अक्टूबर को वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेस से इस खबर की पुष्टि की है। नागरिक निकाय के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि स्थानीय पुलिस स्टेशन ने बीएमसी को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर किसी एक धड़े को रैली की अनुमति दी जाती है तो रैली के दिन दोनों गुटों के बीच राजनीतिक टकराव की संभावना हो सकती है, इसलिए एहतियातन के तौर पर दोनों गुटों को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की शिवसेना दशहरा रैली शिवाजी पार्क में हर साल करती थी, लेकिन इस साल ये अनुमति नहीं दी गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार की कठपुतली है एनआईए, हम संविधान के लिए लड़ेंगे, छापेमारी के बाद पीएफआई का बयान। या दोस्तों आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने ठिकानों पर छापेमारी की निंदा की। पीएफआई का कहना है कि उसे बिना किसी वजह के निशाना बनाया जा रहा है। उसके मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। पीएफआई की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद एनआईए और ईडी द्वारा देश भर में संगठन के ठिकानों पर की गई छापेमारी का विरोध करती है। परिषद अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की गलत तरह से हुई गिरफ्तारी और उत्पीड़न की निंदा करती है। आगे पीएफआई ने कहा है कि एनआईए के पीएफआई को लेकर किए गए बेबुनियादी दावे और सनसनी फैलाने का मकसद सिर्फ डर का माहौल बनाना है। केंद्र सरकार हमारे खिलाफ एजेंसियों का कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। हमारे खिलाफ हुई इस खौफनाक कार्रवाई के बाद भी पीएफआई सरेंडर नहीं करेगा। हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारे प्यारे देश के संविधान की भावनाओं को बहाल करने में अपने मकसद पर हमेशा अड़िग रहेंगे और हम सीबीआई ईडी की कार्रवाई से नहीं डरने वाले। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 5 राज्य के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा पैसा किया खर्च, कांग्रेस रही दूसरे नंबर पर। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस साल हुए 5 राज्य के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा रुपये खर्च किए, तो वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार में खर्च करने वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इन राज्यों के चुनावों में जहां बीजेपी ने 344 करोड़ रुपये खर्च किए, तो वहीं कांग्रेस 195 करोड़ रुपये खर्च करके दूसरे नंबर की पार्टी रही। निर्वाचन आयोग की नियमावली के मुताबिक राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव खत्म होने के 2.5 महीने यानी 75 दिनों में और लोकसभा चुनाव खत्म होने के 3 महीने यानी 90 दिनों में आमदनी खर्चे का हिसाब किताब देना जरूरी होता है। निर्वाचन आयोग के हिसाब के मुताबिक इस साल 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में हुए चुनावों में भाजपा ने 344 करोड़ रुपये खर्च किए, तो कांग्रेस ने भी 195 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जिसकी जितनी कमाई रही उसी अनुपात में लोगों ने ये पैसे खर्च किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेपाल के चीफ जस्टिस नजरबंद, घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात। या दोस्तों आपको बता दें कि काठमांडू में राजनीति एक बार फिर से तेजी से करवट ले रही है। वहां देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विशेष अधिकार दुरुपयोग के आरोप में महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इतना ही नहीं, नेपाल की देउवा सरकार द्वारा अचानक उठाए इस कदम ने वहां पर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। खैर अभी कुछ ही दिन पहले शी जिनपिंग ने काठमांडू में अपने तीसरे सबसे बड़े नेता को भेजा था। दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ था कि नेपाल भारत से दूर रहे, इसलिए घाटे की आशंका के बाद भी VRI प्रोजेक्ट चीन शुरू कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लंपी वायरस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा गाय पर वोट तो मांगते हैं लेकिन गायों के प्रति नहीं करती भाजपा सम्मान। या दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने गुजरात विधानसभा से वॉकआउट किया और उन लोगों को मुआवजा देने की मांग की जिनकी मवेशी लंपी वायरस से प्रभावित हुई हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की जिसे खारिज कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि विधायक पुंजा बस ने आरोप लगाया कि मई में राज्य में लंपी वायरस फैल गया, तब से अब तक लाखों गाय की मौत हो चुकी है। असंवेदनशील सरकार सबों को ठिकाना लगाने में भी संवेदनशीलता दिखाने में विफल रही है। कांग्रेस ने कहा है कि जिन लोगों की गाय खत्म हुई है जिसकी कीमत 25,000 रुपये है उसे 2 लाख रुपये के बीच में जो है गाय की कीमत दी जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गाय जो मर रही हैं लंपी वायरस से वो बीजेपी की वजह से मर रही हैं, क्योंकि बीजेपी इस वायरस को रोकने में नाकाम रही। आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनको किस तरह से फंसाया है। हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। सारे मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये सब मुकदमों में आजम खान साहब बेदाग नहीं करेंगे।
अभी हाल ही में गेट खोलने का भी ऐलान किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी गेट खोलने पर। तो हमने बताया कि हमें तो न्याय की उम्मीद है अपनी अदालत से। हमें न्याय मिलेगा, आजम खान साहब को